देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि देश भर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है और वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, केंद्र की उपलब्धियों को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इसके लिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा बीजेपी ले रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में बीजेपी जो है वो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रही है। तो केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश है ये बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। और इसी कड़ी में क्योंकि 9 साल पूरे हुए, इन 9 सालों में मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए, तो बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम किए, ये सब कुछ तमाम उपलब्धियां जो हैं वो जनता तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पहुंचा रही है। 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करना 2030 तक। हमने 2030 का जो टारगेट है आगे ले जाके 2025 तक रखा और मुझे खुशी है आपको ये बताते कि हम 20% ब्लेंडेड फ्यूल 100 अपने रिटेल आउटलेट्स में या पेट्रोल पंप में आज के दिन ये मौजूद है, अवेलेबिलिटी है। अभी कुछ और इधर मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष ने हमला बोला है। ट्वीट कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि 9 सालों में जानलेवा महंगाई बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई। आगे वो अपने ट्वीट में लिखते हुए नजर आते हैं कि हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार, बिगड़ा बजट, जीना दुश्वार। और आगे तीसरी लाइन में उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि अच्छे दिनों से अमृतकाल की यात्रा, महंगाई से जन लूट की बढ़ती गई मात्रा। तो एक तरफ बीजेपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो ट्वीट करके निशाना साध रही है। तो बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई और हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार, ये तमाम कुछ लाइन्स हैं जिनके जरिए कटाक्ष किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। बजट जो है वो बिगड़ चुका है, जीना दुश्वार हो गया है। तो मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष का ये हमला। इधर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताने कि अध्यादेश पर आपका समर्थन नहीं करेगी कांग्रेस। जी हां, बड़ी खबर, अहम खबर। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार इसी कोशिश में थे कि तमाम लोगों को अपने समर्थन में लेकर आए। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के अध्यादेश पर समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस मुख्यालय में दरअसल बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जो सबसे समर्थन मांग रहे हैं अध्यादेश को लेकर, लेकिन अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो अध्यादेश के मामले पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाने कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक हुई और उस अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ फिलहाल इस मुद्दे पर जाती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम लोगों से मिल रहे थे, बैठकें कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, सबसे अरविंद केजरीवाल मिल चुके थे और इसी अध्यादेश के मुद्दे को लेकर वो मल्लिकार्जुन खड़गे से वक्त मांग रहे थे, राहुल गांधी से वक्त भी मांग रहे थे, यानी कांग्रेस पार्टी से मिलने का वो समय मांग रहे थे। लेकिन अभी 2 दिन पहले केसी वेणुगोपाल का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जब बातचीत की नौबत आएगी तो बैठ करके बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ हमारे पास आया नहीं है कि अरविंद केजरीवाल मिलना चाहते हैं। लेकिन इसी कड़ी में अध्यादेश के मामले पर यह बड़ी खबर आ रही है सामने निकल कर कि कांग्रेस मुख्यालय में बाकायदा बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला जो है वो लिया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा, क्योंकि अध्यादेश पर आपका समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं हम। दरअसल अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और अरविंद केजरीवाल जो थे वो चाहते थे कि किस तरीके से मैं सब लोगों का साथ इसमें लूं, तो अध्यादेश वापस हो या फिर ये संसद में गिरेगा। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में केसीआर जो थे वो भी आते हुए नजर आए थे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपको केसीआर का साथ मिला था और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सबसे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन आज जब अहम बैठक हुई अध्यादेश के मामले पर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपील बाकायदा की थी कि कांग्रेस पार्टी से वो मिलना चाहते हैं, लेकिन अब इस समर्थन पर पार्टी ने जो है वो फैसला लिया है। हालांकि सूत्रों से हवाले से अभी तक ये खबर आ रही है। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की अपील पर कांग्रेस ने आज बैठक की थी।
मेरे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। मैं उससे प्रेरणा लेता हूं। बचपन से लेकर आज तक मेरे बाबा भी उसी से प्रेरणा लेते थे। और जब संविधान बना था देश को आजाद करके, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वही इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथ देती हैं और तभी सरकारें लोगों का वेलफेयर कर सकती हैं। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे। तो आप सुन रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को। लेकिन ऐसे में इस बीच जो अहम खबर आ रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और वो लगातार मिलने का वक्त भी मांग रहे थे। लिहाजा अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को, क्योंकि अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल मुलाकात चाहते थे, उसको लेकर के आज अहम बैठक हुई और कहा यह जा रहा था कि इसी बैठक के बाद फैसला होगा कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होनी है कि नहीं होनी है। लेकिन फिलहाल अहम खबर सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि कांग्रेस मुख्यालय में बैठक भी हुई, लेकिन इस बैठक में फैसला ये लिया गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। मतलब कांग्रेस पार्टी का समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी को नहीं मिल रहा है। हालांकि पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जगह जगह जा रहे हैं, जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी भी समर्थन में उनके साथ आए, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर कि कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे एमएलसी चुनाव की। दरअसल यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतदान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला और बता दें आपको कि शाम 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला। शाम 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। शाम 4 बजे तक वोट जो है वो डाले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। एमएलसी चुनाव के लिए वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतदान जारी है। तो शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चालू है और ये उस वक्त की तस्वीरें जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पटना की। पटना से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में नीतीश कुमार हैं और 12 जून को विपक्षी एकता दल की बैठक होगी। बैठक में दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। विपक्षी एकता पर कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा ऐलान इस दौरान हो सकता है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। तो 12 जून वो तारीख जब विपक्षी एकता दल की बैठक होगी और इसके जरिए पटना से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में कई दिग्गज नेता जो है वो शामिल होंगे और विपक्षी एकता पर भी कोई बड़ा ऐलान संभव है। और दरअसल 12 जून को पटना में विपक्ष की बैठक होने जा रही है। विपक्षी दलों के दिग्गज जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी को भी आमंत्रण जो है भेजा गया है, राहुल गांधी को भी बुलावा भेजा गया है, न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होंगी, ऐसी खबर मिल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस बैठक में बुलाया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। तो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के इसमें शामिल होंगे। 2024 के लिए आगे की रणनीति जो है वो विपक्ष बनाएगा और साथ ही साथ 12 जून को जब पटना में तमाम विपक्षी दल के दिग्गज नेता जुटेंगे तो जाहिर सी बात है कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इस बैठक को देखा जा रहा है। और 12 जून को होगी विपक्षी एकता पर भी कोई बड़ा ऐलान जो है वो संभव है कि उस दिन 12 जून को जब बैठक होगी, सारे विपक्षी दल के नेता लोग मिलेंगे तो कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगले महीने में पूरे विपक्षी दल के लोगों की एक बैठक होगी और यह हम समझते हैं आदरणीय ममता बनर्जी जी ने मांग की थी कि यह जेपी की धरती रही है, यहाँ पर कई आंदोलन हुए हैं, यह वीरों की भूमि रही है और नीतीश जी को उन्होंने जिम्मा सौंपा कि आप सारे विपक्षी दल के लोगों को आप बिहार बुलाइए, इकट्ठा करिए और सब विपक्षी एकता को एकजुट गोलबंदी करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग मुकाबला करें।
जिस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान आज़ादी में नहीं रहा, वैसे लोग आज जिस तरह से एक देश के सामने नाज़ीर पेश कर रहे हैं, यह काफ़ी दुखद है। ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है। और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई है। गुड्डू मुस्लिम को दरअसल पनाह देने का आरोप आयशा नूरी पर लगा है। आज लंच के बाद सुनवाई हो सकती है। तो माफिया अतीक अहमद की बहन है आयशा नूरी, जिनके ऊपर आपको बता दें कि कई आरोप जो है वो लगे हुए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अतीक की बहन आयशा नूरी पर आज बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि पुलिस अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद 5 लाख रुपए का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ से आयशा नूरी के घर पर ही ठहरा हुआ था। ऐसा आरोप आयशा नूरी के ऊपर लग रहा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई है। दोपहर 2 बजे सीजेएम कोर्ट में आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि धूमनगंज थाना जो पुलिस है वो सीजेएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। सीजेएम कोर्ट पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय करेगी कि आयशा नूरी सरेंडर कर सकती है या फिर नहीं कर सकती हैं। तो पुलिस ने रिपोर्ट में कोर्ट को जानकारी दी है कि आयशा नूरी मेरठ की निवासी है और उमेश पाल शूट आउट केस में साजिशकर्ता के रूप में आयशा नूरी का नाम जो था वो सामने आया है। इस मामले में अभी तक साक्ष्य जो है वो हालांकि कोई पुख्ता नहीं है, लेकिन आयशा नूरी पर ये आरोप है कि उन्होंने ही गुड्डू माफिया को, आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम को अपने यहाँ पर पनाह दी थी। तो आयशा नूरी के सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है और अब कोर्ट जो है पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर तय करेगी कि आयशा नूरी सरेंडर कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं। तो आज लंच के बाद अहम सुनवाई माफिया अतीक अहमद की बहन है आयशा नूरी। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर, अहम खबर, जिसमें आज तय हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए का इनामी बमबाज है गुड्डू मुस्लिम, जो उमेश पाल की हत्या के बाद मेरठ में आयशा नूरी के घर पर ही ठहरा हुआ था। ये खबरें हैं। और आयशा नूरी पर गुड्डू बमबाज को पनाह देने और साथ ही साथ न सिर्फ पनाह दी बल्कि आर्थिक तौर पर भी गुड्डू मुस्लिम की मदद की। तो आयशा नूरी पर गुड्डू बमबाज को पनाह देने और आर्थिक तौर पर मदद देने का आरोप है। इधर जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। 142 उप पुलिस अधीक्षक के तबादले किए गए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने आदेश जारी किया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल जो है वो किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि 142 उप पुलिस अधीक्षक ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने आदेश जो है वो जारी कर दिया है। जयपुर से ये अहम खबर, बड़ी खबर। तो राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। 142 उप पुलिस अधीक्षक के तबादले किए गए हैं। इधर दिल्ली दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपने आवास पर मीटिंग कर रहे हैं। सचिन पायलट विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज पायलट को दिल्ली बुलाया था, लेकिन आपको बता दें कि वो दिल्ली में है। खड़गे से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। अशोक गहलोत भी मिलेंगे, लेकिन दिल्ली दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट जो है वो फिलहाल अपने ही घर पर एक मीटिंग कर रहे हैं। अपने आवास पर सचिन पायलट मीटिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि उनकी आज मुलाकात होनी है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। और कहा यह जा रहा है कि शायद आलाकमान ने अब सुलह का फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया है, तय कर लिया है, और उसके तहत सचिन पायलट को कोई बड़ा पद जो है उसका ऑफर दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद है और अभी से वो अपने आवास पर मीटिंग कर रहे हैं, अपने आवास पर जो विधायक है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है, या फिर जो आलाकमान फॉर्मूला तय करेगा उस पर सहमति देनी है या नहीं देनी है, या उस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इस सब पर मंथन हो रहा है। तो अब देखना होगा कि जब
सचिन पायलट की मुलाकात होगी मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो फिर क्या बात होगी। तो दिल्ली दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट है। और उधर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान किया। जी हां, एमएलसी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने मतदान किया है। विधानसभा के तिलक हॉल में अखिलेश ने वोट डाला और समाजवादी पार्टी ने एमएलसी सीट पर दरअसल अपने 2 प्रत्याशी उतारे हैं। राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल जो है उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो जारी है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसी कड़ी में विधानसभा के तिलक हॉल में अखिलेश यादव ने वोट डाला और समाजवादी पार्टी ने एमएलसी सीट पर अपने 2 प्रत्याशी उतारे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने भी जब अपने मत का इस्तेमाल किया था वो भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। अब अखिलेश यादव जब अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे तो ये भी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, बड़ी खबर। आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ? और फिर सबसे ज़्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हैं उन्हें। इधर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर सर्वे शुरू हो चुका है। प्रत्याशी चयन के लिए 3 स्तरीय सर्वे शुरू हुआ है। बीजेपी में टिकट के लिए ट्रिपल टेस्ट होगा और केंद्रीय संगठन और केंद्र सरकार के स्तर पर परख होगी। प्रदेश मुख्यालय स्तर पर पहले चरण का सर्वे शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की रणनीति जो है वो आगे तय होगी। तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। प्रत्याशी चयन के लिए 3 स्तरीय सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। तो बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी में टिकट के लिए ट्रिपल टेस्ट जो है वो तय पास करना होगा। अगर किसी प्रत्याशी को बीजेपी का टिकट चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा। इधर बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर, वाईएस शर्मिला ने डीके शिव कुमार से मुलाकात की है। सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है वाईएस शर्मिला। मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अहम खबर, बड़ी खबर बेंगलुरु से इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वाईएस शर्मिला ने डीके शिव कुमार से मुलाकात की है। और ये मुलाकात बेहद खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है वाईएस शर्मिला। तो मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई कि आखिर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। तो बेंगलुरु से ये अहम खबर, बड़ी खबर। वाईएस शर्मिला ने डीके शिव कुमार से मुलाकात की है। तो मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो तेज हो गई है कि अगर मुलाकात हुई है तो क्यों हुई है, मुलाकात हुई तो फिर क्या बात हुई। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।